नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीटों के बंटवारे के पेंच से ज्यादा बड़ी चुनौती चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच सुलह कराने की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पशुपति पारस से संपर्क साधा है। पशुपति पारस और चिराग पासवान में सुलह की कोशिश हो रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों ही हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की पशुपति पारस से हुई मुलाकात में तावड़े ने प्रस्ताव रखा था कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर से एक साथ हो जाए, लेकिन पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि अब ऐसा होना संभव नहीं है। चिराग पासवान के साथ दल, दिल और परिवार कभी नहीं मिल सकता है। और पूरा मामला क्या है अब आपको एक एक करके बताते हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक करने में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक बार फिर से एक साथ आ जाएं। बीजेपी ने पशुपति पारस से सबसे पहले संपर्क साधा। पशुपति पारस से बिहार बीजेपी प्रभारी जो हैं विनोद तावड़े, उन्होंने मुलाकात की। पशुपति पारस और चिराग पासवान की सुलह की कोशिशें बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। बिहार बीजेपी प्रभारी से पशुपति पारस की मुलाकात हुई और विनोद तावड़े की तरफ से सीट शेयरिंग पर बात की गई। यानी बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और पशुपति पारस के बीच में बातचीत हुई। हाजीपुर सीट को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंकि आपको बता दें हाजीपुर सीट पर ही पेंच फंसा हुआ है। पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। पहले से ही वो दावेदारी करते नजर आ रहे हैं और पशुपति पारस के सामने एक हो जाने का प्रस्ताव दिया गया बिहार बीजेपी प्रभारी की तरफ से। पशुपति पारस ने इस पर यह कहा कि एक होना अब संभव नहीं है, यानी वो चिराग पासवान के साथ नहीं आ सकते, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। चिराग पासवान के साथ दल, दिल नहीं मिल सकता है, पशुपति पारस ने ऐसा कहा। आज फिर बीजेपी नेताओं की पशुपति पारस के साथ मीटिंग होनी है। मंगल पांडे भी चिराग पासवान और पशुपति पारस के संपर्क में हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इन दोनों को यानी चाचा और भतीजों को एक साथ लाया जाए, सुलह कराई जाए, ताकि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल सके। क्योंकि आपको बता दें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहीं पर आकर फंसा हुआ नजर आ रहा है। और पशुपति पारस की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से दावेदारी ठोकी जा रही है हाजीपुर सीट को लेकर। चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट चाहते हैं। अब इधर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में शामिल होकर बिहार लौटे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा। इसके साथ ही चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि किसी की कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोग एक साथ ही रहेंगे। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले ही पूरा होगा। चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा नाराज है क्या साथ में? आज नहीं, सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी गठबंधन में सबको साथ लेकर चलते हैं और सीट बंटवारे में सभी का ध्यान रखा जाएगा। बाढ़ में अभिनंदन समारोह में पहुंचे विजय सिन्हा ने चिराग पासवान को लेकर सवाल का सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया और कहा कि मोदी जी के साथ काम करना गौरव की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने में सबको गर्व महसूस हो रहा है और आज 21वीं सदी के भारत को बनाने वाले जो राष्ट्र को सजाने वाले देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो सभी की चिंता करते हैं। सबका साथ सबका विकास की भाव लेकर चलते हैं। 50 कहाँ से लेंगे उन्हीं से पूछिए। 50 से 40 सीट बिहार में और 50 सीट को लेंगे तो आप तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि हवा में कितना लोग घूम रहे हैं। एनडीए गठबंधन 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे पर केवल एनडीए ही नहीं बल्कि इंडी गठबंधन के नेता भी लगातार मंथन कर रहे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि मंगलवार को इंडी गठबंधन के घटक दलों की भी बैठक हुई। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने सीट शेयरिंग पर मंथन किया।
जानकारी के मुताबिक आरजेडी से सांसद मनोज झा और कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक मुकुल वासनिक के आवास पर हुई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 12 से अधिक सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। बढ़ते हैं आगे और आपको आरा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज फैमिली कोर्ट जा सकते हैं पवन सिंह। फैमिली कोर्ट में आज केस की तारीख है, जिसको लेकर पवन सिंह कोर्ट जा सकते हैं। पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनके तलाक का मामला चल रहा है। पति पत्नी के बीच सुलह हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आरा से। संवाददाता चंदन कुमार हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, कितने बजे आज पवन सिंह पहुंचने वाले हैं फैमिली कोर्ट में, और क्या माना जाए इस बार सुलह की बात भी कही जा रही है? पावर स्टार है पवन सिंह, उनसे जुड़ा हुआ है, जहां की उनकी आरा के कुटुंब न्यायालय में पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक का प्रकरण चल रहा है। बताते चले कि जो पवन सिंह है, उनकी दूसरी शादी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी 7 मार्च 2018 को बलिया के रहने वाली ज्योति सिंह के साथ ज्योति सिंह फैसला किया गया है। हालांकि दोनों के रिश्ते में कुछ ही वर्षों में मामला तलाक तक पहुंच गया है, जहाँ की आरा के जवाहर न्यायालय के कुटुंब न्यायालय में उनका तलाक का मामला चल रहा है। पिछले कई कोर्ट की तारीख पर पवन सिंह और ज्योति सिंह हाजिर हुए थे। दोनों के बीच काउंसलिंग भी कराई गई और मामला पहले तो नहीं दिख रहा था, लेकिन बीच में जो उनकी तरफ से खबर आ रही है उसके अनुसार दोनों के बीच सुलह की बात चल रही है। चलिए चंदन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और इसी बीच आपको लोकसभा चुनाव की हलचल से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज संभव। धनबाद चतरा सीट पर ऐलान हो सकता है। बीजेपी धनबाद और चतरा सीट पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है। बीजेपी आज दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें 11 सीट पर प्रत्याशी के नामों का ऐलान झारखंड में बीजेपी ने कर दिया है। 2 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ था, चतरा और धनबाद सीट। माना यह जा रहा है कि आज जब दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी तो इसमें चतरा और धनबाद से भी बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। और रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, अंबा प्रसाद के आवास पर छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 18 घंटे तक ईडी की टीम अंबा प्रसाद के घर पर मौजूद रही। कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। बहन का बायोमेट्रिक संदूक भी ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। रांची, हजारीबाग और मुंबई में भी छापेमारी हुई। अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव के करीबियों पर दबिश दी गई थी ईडी की टीम की तरफ से, और 18 घंटे तक ये छापेमारी चली है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई पर अंबा प्रसाद ने आरोप लगाए हैं। अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर दबाव का आरोप लगाया है। हजारीबाग से चुनाव लड़ने का दबाव था, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि अंबा प्रसाद को बीजेपी की तरफ से हजारीबाग से चुनाव लड़ने को कहा जा रहा था, लेकिन वो इस बात पर नहीं मानी, तो फिर चतरा से लड़ने का दबाव दिया गया। केंद्रीय एजेंसी से दबाव डालने का आरोप अंबा प्रसाद ने लगाया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की कठपुतली बनना पसंद नहीं करेंगी। छापेमारी के दौरान टॉर्चर का भी आरोप लगाया है। और इसी बीच राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर आपको बता दें। राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। प्रदीप वर्मा और सरफराज अहमद का निर्वाचन कल होगा। राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों का नामांकन सही मान लिया गया है। 14 मार्च तक नाम वापसी की अंतिम तारीख है। आपको बता दें, तीसरे प्रत्याशी ने पर्चा नहीं भरा है। 14 मार्च की शाम को निर्विरोध निर्वाचन हो सकता है। बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के पुनाई चक में स्थित सब्जी मंडी में अंधाधुंध फायरिंग कर 3 लोगों को गोली मार दिया है, जिसमें तीनों घायल हो गए हैं। घायल लोगों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जिन 3 लोगों को गोली लगी उसमें 2 सब्जी विक्रेता हैं, जबकि एक ग्राहक है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। कुछ ना लड़ाई झगड़ा कुछ ना हो बेटा, लड़ाई कोई से करबे ना करे, वो तो सब्जी बेचे। हम कही के का होले रे का होले, तो पापा के गोली मार दिलक। कहाँ गोली लगी? यहाँ सीना में लगल।
जख्मी अजय कुमार, जितेंद्र राय एवं गुंजन कुमार झा को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराध कर्मियों के सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है। संभावित स्थलों पर छापामारी की जा रही है। जल्द ही कांड का उद्भेदन किया जाएगा। और पटना से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहाली को रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बहाली को रद्द कर दिया है। आपको बता दें 4500 पदों के लिए सीएचसी की वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस वैकेंसी में सामान्य श्रेणी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं थी, जिसका विरोध किया जा रहा था और इसी विरोध करने की वजह से इस बहाली को रद्द कर दिया गया है। विरोध के बाद बहाली का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, तो इस बहाली को रद्द किया गया है, क्या ये माना जाए कि अगली बार जब निकाली जाएगी बहाली तो सवर्णों का भी ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी के पास ही मामला पहुंच गया था और लगातार ट्विटर पर हो या सोशल मीडिया पर लगातार जो है विरोध चल रहा था। यानी सामान्य श्रेणी के लिए एक भी भर्ती नहीं निकाली गई थी और एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी तमाम वैसी कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी। तो 4500 पदों पर जो भी वैकेंसी निकली, विरोध के बाद स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर जो है इस वैकेंसी को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो सामान्य श्रेणी है उसको शामिल करते हुए नई वैकेंसी फिर से दी जाएगी और कब दी जाएगी फिलहाल अधिकारी नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो सामान्य श्रेणी के जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि जो इंतजार में थे वर्षों से कि बहाली आएगी, तो फिर से उनके लिए बहाली का दरवाजा खुलेगा, क्योंकि 4500 पदों पर जो वैकेंसी है उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया। शिप्रा, इस पूरे मामले पर अब कोई रिएक्शन सामने आ पाया? जो लोग विरोध कर रहे हैं किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? बिल्कुल, कई अभ्यर्थियों ने फोन किया, क्योंकि न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और न्यूज 18 के जरिए ही जो है स्वास्थ्य मंत्री तक जानकारी मिली और स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया है, जिसके बाद वैकेंसी को रद्द किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है वो अब काफी खुश है कि अब जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें सामान्य श्रेणी के भी उम्मीदवार जो है उनको मौका दिया जाएगा और उनकी बहाली हो सकेगी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे और बेगूसराय से आपको अगली बड़ी खबर बता दें। एनसीबी की टीम को यहां बड़ी सफलता मिली है। 5 करोड़ से अधिक का कफ सिरप बरामद किया गया है। प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि कंटेनर में छिपाकर इसकी तस्करी की जा रही थी। गुजरात से असम इसे भेजा जा रहा था। बछवाड़ा जंक्शन पर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत बताया जा रहा है 5 करोड़ से अधिक के कफ सिरप कोडीन जब्त किए गए हैं। अगली खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा के अलापुर गांव में एक महिला के ससुराल वालों ने महिला के गले में रस्सी लगाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या को बीमारी का रूप दे दिया गया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में मृतक महिला की मामी के मुताबिक महिला के पति ने उससे शादी के बाद छिपकर दूसरी शादी कर ली और उसके बाद महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की डिमांड की जाने लगी। दहेज की डिमांड पूरी नहीं करने पर ससुराल वाले महिला के साथ मारपीट करते थे। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डिमांड बोला कि हमको नैहर से इतना 1 लाख रुपया लाओ, मांग के सोना लाओ, फलना लाओ, मतलब ये लाओ वो लाओ, नहीं लाएगी तो तुमको जान से मार देंगे। ये बात बोलता बार बार, हाँ बार बार धमकी देता था। हम लोग बोलते ऐसे ही बोलता, बोले दो। शेखपुरा के बरबीघा के श्रद्धानंद स्मारक मध्य विद्यालय में पुलिस को पंखे से लटकती हुई एक लाश मिली है। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या का केस दर्ज किया है, लेकिन मृतक के पिता हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं मृतक के परिजन ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाया है, जिसमें बाइक पर 3 लड़के बैठे हैं, जिसमें बीच में मृतक व्यक्ति भी बैठा है। मृतक के पिता के मुताबिक उसका मोबाइल भी गायब है, जिस कारण उन्हें हत्या का शक है। वहीं एसपी ने जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है। गोपालगंज में पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को चोरी की कार और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार आरोपी दिल्ली, राजस्थान और यूपी में सोना लूटने के बाद गोपालगंज में आभूषण शॉप में लूट के लिए पहुंचते थे।
पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 9 गोली, मैगजीन, चोरी की लग्जरी कार, हेलमेट, 3 मोबाइल और शटर तोड़ने वाला यंत्र भी जब्त हुआ है। एसपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के ऊपर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक 5 लोग लूट की साजिश कर रहे थे, जिनमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी मौके से फरार हो गया। अंतर्गत वाहन चेकिंग के क्रम में 4 अंतर्राज्यीय लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 4 अपराधियों में से 2 लोग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और एक दिल्ली का रहने वाला है और एक छपरा का रहने वाला है और ये सभी कुख्यात लुटेरे रहे हैं। इसमें से जो एक मुख्य सरगना है इसका अमजद, ये राजस्थान में 1.5 करोड़ सोना लूट के कांड में भी जेल गया था। इसके अलावा इस पर करीब 10 से भी ज़्यादा लूट पाट के केस दर्ज है और कई बार ये जेल भी जा चुका है और ये बिहार के गोपालगंज ज़िले में लूट के इरादे से ये आए थे और इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आज शाम 6 बजे से लगातार लोकसभा चुनाव पर मेगा ओपिनियन पोल दिखाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्यूज 18 लेकर आ रहा है 21 राज्यों के 518 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय सर्वे। हमने साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर 518 लोकसभा सीटों पर जनता की राय जानने की कोशिश की और इस मेगा ओपिनियन पोल में सवालों का एक ऐसा सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा जिससे आपको 2024 चुनाव में जनता के मूड का एक्यूरेट समझ में आ जाएगा। बिहार की 40 सीट पर जनता किसे वोट करने वाली है, यह जानने के लिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आज शाम 6 बजे से देखिए मेगा ओपिनियन पोल। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय। एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल शाम 6 से रात 10 बजे 13 और 14 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी के तहत धीरूभाई अंबानी के जन्मस्थान चोरवाड में पूरे गांव के लोगों के लिए भोजन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोकिलाबेन अंबानी, अनंत और राधिका अंबानी उपस्थित रहे थे। कोकिलाबेन अंबानी ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर धीरूभाई को याद करके पुरानी यादें ताजा की। जामनगर में शुरू हुई अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी जब धीरूभाई अंबानी के जन्मस्थान चोरवाड पहुंची तो गांव वालों ने अंबानी परिवार का बहुत ही उत्साह से स्वागत किया। हजारों लोग भोजन समारोह में उपस्थित रहे। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने भी गांव वालों के साथ भोजन किया। पूरे अंबानी परिवार ने गांव वालों को प्रेम से भोजन खिलाकर धीरूभाई के जन्मस्थान चोरवाड की तारीफ की। અને મારા દાદાજીના ગામડામાં તો મારું એક જ અહીંયા વિચાર છે, તમે બધા મને અને રાધિકાને અને મારા આખા કુટુંબને આશીર્વાદ આપો। હું અહીંયા બધાને આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યો છે। અહીંયા તમે બધા જમીને ખૂબ અમને આશીર્વાદ આપીને જજો। અને ચોરવાડ તો મારા દાદા અને મારા દાદીના જન્મભૂમિ છે। જે પણ અહીંયા રિલાયન્સમાં થયું છે ચોરવાડ કારણ થયું છે। દાદાજી ચોરવાડના છે અને મારું અહીંયા મારું એક વિચાર આવ્યું કે એક ધીરુભાઈ ચોરવાડથી ઊભો થયો તો અહીંયા આ ગામથી 10 ધીરુભાઈ ઊભા થવું જોઈએ, આવું મારું વિચાર છે અને આ ગામડાથી થઈ શકે અને એ જ મારું વિચાર છે કે અહીંયાના જે બાળકો છે એ ધીરુભાઈથી પ્રેરણા લે અને આગે વધે અને અહીંયા 10 થી આગલા 10 વર્ષમાં અહીંયા 10 ધીરુભાઈ ઊભા થવું જોઈએ અને આ ગામડામાં આ શક્તિ છે, આ મને લાગે છે। ચોરવાડી માતા બધાના ભલા કરે અને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ। હમણાં તમે બધા ભોજન માટે જાઓ અને બધા એકવાર મને અને રાધિકાને બધાને આશીર્વાદ આપીને જાઓ। જય શ્રી कृष्ण। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।